छोटे से गांव की एक महिला जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, आखिरकार एक दिन उस महिला की उसी के घर के अंदर ही मौत हो जाती है। लेकिन जब उस महिला की मौत हो जाती है, इस बात की जानकारी गांव के किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 15 दिन का समय गुजरता है, जब उसकी डेड बॉडी सड़कर बदबू बाहर आना शुरू हो जाता है, तब कहीं इस बात की जानकारी गांव के लोगों को मालूम चलता है। शुरू में तो सबको यही लगता है कि उस महिला की मौत नॉर्मल हुई है, लेकिन पुलिस जब इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है तो मालूम चलता है कि उस महिला की मौत नॉर्मल नहीं बल्कि उसकी हत्या किया गया है। हालांकि हत्या की बात गांव का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन पुलिस जब अपराधी को पकड़कर सामने लेकर आती है, लोग जब उसे देखते हैं तो देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है मध्य प्रदेश के सिंगरौली शहर की। सिंगरौली का एक थाना पड़ता है चितरंगी। चितरंगी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है धवई, और इसी धवई गांव का रहने वाला है अमित सिंह। बात कर रहा हूं मैं 11 नवंबर की सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास की। दरअसल अमित इसी चितरंगी थाने में फोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, हमारे गांव की झोपड़ी में एक महिला की डेड बॉडी पड़ा है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। अमित जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस फौरन ही अपनी टीम के साथ धवई गांव घटना स्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस जब झोपड़ी के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि खाट पर एक महिला की डेड बॉडी पड़ा हुआ है जो पूरी तरह से सड़ चुकी है। दरअसल उस डेड बॉडी से काफी मात्रा में बदबू भी आ रही थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पर कोई भी चोट या घाव का निशान भी नहीं था। उस महिला की मौत नॉर्मल हुई है या फिर उसकी हत्या किया गया है, इसका अंदाजा लगा पाना भी लगभग नामुमकिन था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस महिला के बारे में गांव के लोगों से पूछताछ करती है। गांव के लोग कहते हैं कि साहब, इस महिला का नाम रसवंती है, जिसकी उम्र है लगभग 52 साल के आसपास, जो इस झोपड़ी में अकेली ही रहती है। 2 दिन का जब समय गुजर जाता है, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में बताया जाता है कि रसवंती की मौत नॉर्मल नहीं बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या किया गया है। पुलिस को जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है, पुलिस फिर से धवई गांव में जाती है और रसवंती के बारे में गांव के लोगों से पूछताछ करती है। तो मालूम चलता है कि रसवंती शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसका एक बेटा भी है। लगभग 15 साल पहले रसवंती अपने पति और बेटे को छोड़कर अपने भाई के पास धवई गांव आ गई थी और अपने भाई के साथ ही रहने लगती है। लेकिन रसवंती जब अपने पति को छोड़कर धवई गांव में रहने लगती है, अब रसवंती को एक मर्द की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए रसवंती गांव के कई सारे लोगों के साथ अवैध संबंध बना लेती है। हालांकि जब इस बात की जानकारी रसवंती के भाई को मालूम चलता है, उसका भाई उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद रसवंती गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बनाकर अकेली रहने लगती है। गांव के लोग जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहते हैं, पुलिस को भी समझने में देर नहीं लगता है कि रसवंती की हत्या उन लोगों ने ही किया है जिनके साथ रसवंती का अवैध संबंध चल रहा था। लेकिन हत्या किसने किया है ये पता लगाना काफी मुश्किल हो रहा था। पुलिस को ये भी मालूम चल जाता है कि रसवंती के पास मोबाइल था, लेकिन पुलिस को रसवंती का मोबाइल नहीं मिलता है। इसीलिए मोबाइल के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करती है कि
गांव के कौन कौन से लोग रसवंती के संपर्क में थे। पुलिस जब गांव के लोगों से रसवंती का मोबाइल नंबर मांगती है तो गांव का कोई भी व्यक्ति रसवंती का मोबाइल नंबर पुलिस को देने के लिए तैयार नहीं होता है। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, रसवंती का मोबाइल नंबर जब पुलिस को नहीं मिलता है, उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। साथ ही साथ खबरी से कहती है कि उन लोगों का पता लगाओ जो रसवंती के संपर्क में थे। जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, एक खबरी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, वैसे तो पूरा का पूरा गांव ही रसवंती के संपर्क में था, लेकिन एक लड़का है जिसका नाम है प्रिंस यादव, जो रसवंती के काफी संपर्क में था। प्रिंस, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। खबरी जब प्रिंस का नाम लेता है, पुलिस सबसे पहले प्रिंस के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर प्रिंस पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करता आ रहा था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि रसवंती का ही है। आखिरकार पुलिस को रसवंती का मोबाइल नंबर मिल ही जाता है। पुलिस को जैसे ही रसवंती का मोबाइल नंबर मिल जाता है, पुलिस रसवंती के मोबाइल नंबर का भी कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि रसवंती ने आखिरी बार प्रिंस से ही बातचीत किया था। लगभग 15 दिन पहले रसवंती ने जब प्रिंस से बातचीत किया था, उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर प्रिंस यादव को गिरफ्तार करके थाने पहुंच जाती है और फिर उससे रसवंती की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार प्रिंस अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन प्रिंस जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद गांव के किसी भी व्यक्ति को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। रसवंती, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है, रसवंती जब शादी कर अपनी ससुराल जाती है, अपने पति को पसंद नहीं कर पाती है क्योंकि रसवंती का पति ना तो दिखने में ठीक ठाक था और ना ही पैसे कमाता था। कुछ साल रहकर रसवंती अपने पति के पास रहती है। इस दौरान उसका एक बेटा भी हो जाता है, लेकिन बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद रसवंती अपने पति और अपने बच्चे को छोड़कर धबई गांव में अपने भाई के पास आकर रहने लगती है। लेकिन रसवंती जब अपने भाई के पास आकर रहना शुरू करती है, अब उसे एक मर्द की कमी महसूस होने लगती है। इसीलिए रसवंती अपनी चाहत पूरी करने के लिए गांव के एक व्यक्ति के साथ संबंध बना लेती है। लेकिन गांव का व्यक्ति जब रसवंती से संबंध बनाता है, उससे इस प्रकार से खुश हो जाता है कि बदले में रसवंती को कुछ पैसे भी देता है। इधर रसवंती को जैसे ही पैसा मिल जाता है, अब रसवंती के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। दरअसल अब रसवंती को मालूम चलता है कि उसके शरीर की कीमत क्या है। अब रसवंती गांव के कई सारे लोगों के साथ संबंध ही नहीं बनाती है बल्कि उनसे पैसा भी वसूल करने लगती है। लगभग 4 से 5 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन इस बात की जानकारी रसवंती के भाई को मालूम चल जाता है। रसवंती के भाई को जब अपनी बहन की हरकतों के बारे में मालूम चलता है, रसवंती का भाई उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रसवंती अपने भाई की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए मजबूर होकर रसवंती का भाई उसे घर से निकाल देता है। उसके बाद रसवंती गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बनाकर अकेली रहने लगती है। गुजारा करने के लिए छोटी सी किराने की दुकान कर लेती है। हालांकि दुकान तो नहीं चलती है और ना ही उससे पैसों की कमाई होती है, लेकिन रसवंती जब झोपड़ी में अकेली रहने लगती है, अब
अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। और उसी दुकान की आड़ में रसवंती देह व्यापार का धंधा करने लगती है। गांव के कई सारे लोगों को झोपड़ी में बुलाती है, उनके साथ मुलाकात करती है और बदले में पैसा वसूलने लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ सालों का समय गुजरता है, समय के अनुसार रसवंती की उम्र भी काफी बढ़ जाती है। इसीलिए अब रसवंती के पास गांव के लोगों का आना जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से रसवंती काफी परेशान हो जाती है। जब गांव के लोग उसके पास नहीं जाते हैं, आखिरकार रसवंती अपना रेट कम कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी गांव का कोई भी व्यक्ति रसवंती के पास जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी रसवंती के दिमाग में फिर से एक आइडिया आ जाता है। दरअसल रसवंती अब गांव के उन लोगों को अपने पास बुलाने लगती है जो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं, और उन्हीं में से एक होता है प्रिंस यादव। प्रिंस जिसकी उम्र होती है अभी मात्र 17 साल के आसपास। जब प्रिंस को अपने पास बुलाती है और प्रिंस जब पहली बार रसवंती के साथ संबंध बनाता है, उसका इस प्रकार से दीवाना हो जाता है कि उसके बाद दिन में कई बार रसवंती के पास जाना शुरू कर देता है। हालांकि जब कुछ महीने का समय गुजरता है, प्रिंस को महसूस होता है कि वो रसवंती से प्यार कर चुका है। लेकिन रसवंती प्रिंस को अपना केवल कस्टमर ही समझ रही थी। प्रिंस दिन में कई बार रसवंती से मुलाकात करता है और हर मुलाकात की उसे कीमत भी देता है। लेकिन जैसे कुछ साल का समय गुजरता है, इधर प्रिंस के माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। प्रिंस शादी कर अपनी पत्नी को घर लेकर आता है। उसके बाद प्रिंस भी रसवंती के पास जाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से रसवंती एकदम से गुस्से में आ जाती है। रसवंती प्रिंस को अपने पास बुलाने के लिए तमाम तरह की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस अब रसवंती के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इधर रसवंती की हालत इस प्रकार से खराब हो जाती है कि अब उसे वक्त पर खाने के लिए पैसा भी नहीं मिलता है। रसवंती जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, प्रिंस जब उसके पास नहीं जाता है, एक दिन रसवंती प्रिंस से मुलाकात करती है और उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे और मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी रिश्ता है मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव के लोगों को बता दूंगी। रसवंती जैसे ही इस तरह की धमकी देती है, इसे सुनकर प्रिंस एकदम से डर जाता है। दरअसल प्रिंस को अब ये डर सताने लगता है कि कहीं इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को मालूम चल गया तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए प्रिंस जल्दबाजी में ही रसवंती को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर रसवंती को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इस षड्यंत्र में अपने दोस्त अजीत यादव को भी शामिल कर लेता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 23 अक्टूबर की शाम के समय प्रिंस अपने दोस्त अजीत यादव को लेकर रसवंती के पास जाता है और फिर दोनों रसवंती को पैसा देते हैं और बारी बारी से रसवंती के साथ संबंध भी बनाते हैं। जैसे ही दोनों अपनी हसरत पूरी कर लेते हैं, जब रसवंती अपने कपड़े ठीक कर रही होती है, उसी वक्त ही प्रिंस और अजीत एक रस्सी लेकर आते हैं और उसके गले में फंसाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक रसवंती की मौत नहीं हो जाती है। जब रसवंती की मौत हो जाती है, उसके बाद दोनों मिलकर रसवंती की डेड बॉडी को खाट पर लिटा देते हैं। साथ ही साथ रसवंती का मोबाइल लेकर उसे स्विच ऑफ करके अपने घर चले जाते हैं। रसवंती की मौत तो हो जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी गांव के किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं चलता है, क्योंकि रसवंती गांव के बाहर झोपड़ी में कौन सा काम कर रही थी किसी व्यक्ति से छिपा नहीं था। इसी वजह से कोई भी व्यक्ति रसवंती के पास जाता नहीं था। लेकिन जब 15 दिन का समय गुजर जाता है, झोपड़ी के अंदर से रसवंती की डेड बॉडी सड़कर बदबू बाहर आने लगती है। जब गांव के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, जाकर जब उस
झोपड़ी में देखते हैं, इस बात की जानकारी पुलिस को देते हैं। वाकई में प्रिंस जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस प्रिंस की तहरीर पर उसके दोस्त अजीत यादव को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।